नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कर्तव्य पथ, जिसमें हम आपको बताएंगे देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें इस रूप में जिसमें आपके सरकार के और विपक्ष के कर्तव्यों की झलक हो, ताकि वो खबरें आपके सरोकार को ज्यादा फोकस कर सकें, क्योंकि कर्तव्य पथ हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष की ताकत देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कर्तव्य पथ की और सबसे पहले बात करेंगे नीट यूजी के री एग्जाम की। दरअसल देश में मेडिकल एंट्रेंस की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी के री एग्जाम में कल रविवार को लगभग 22,79,000 परीक्षार्थी फिर से शामिल होंगे। देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोजक संस्था एनटीए सहित पूरा प्रशासन शासन इस परीक्षा को कामयाब बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन लाखों छात्र और अभिभावक तनाव उनका तभी कम होगा जब परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो जाएगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए और बेहतर तरीके से समझिए। आक्रोश रहा, सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की दखल हुई। अब सरकार और सिस्टम के लिए लीक प्रूफ और ट्रांसपेरेंट परीक्षा करवाना सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। किसी परीक्षा की तैयारी के लिए अब तक जो नहीं सुना गया, नहीं देखा गया, वो सब री नीट एग्जाम में किया जा रहा है। सेना के विमानों, हेलीकॉप्टरों से सीधे प्रिंटिंग प्रेस से पेपर भेजे जा रहे हैं। पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के बेदाग अफसरों के हवाले है। पेपर लीक और अफवाहों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक है। नीट री एग्जाम से पहले शनिवार को देश भर में बिहार से लेकर दिल्ली, नोएडा तक एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, ताकि ये तय किया जा सके कि परीक्षा से पहले सभी इंतजाम पूरे हैं, मुकम्मल हैं। रेलवे, बस ट्रांसपोर्ट, राज्यों की पुलिस, सरकार के मंत्री और हर सहयोगी विभाग बेहतर परीक्षा संचालन की कोशिश करता दिख रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उनकी एग्ज़ाम स्मूथली हो, सब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, उस हिसाब से फैसिलिटेशन के लिए सब प्रतिबद्ध हैं और किसी भी तरीके की कोई उसमें कोई गुंजाइश हम नहीं रहने देंगे जहां पर किसी इस तरीके का आरोप या कहीं कोई शक पैदा हो कि भाई पेपर कराने में कहीं कोई गैप तो नहीं रहा। शेड गौतम बुद्ध नगर में कल जो नीट की प्रतियोगी परीक्षा है, इसके लिए 23 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ये परीक्षा संपादित होगी। नोएडा जोन में 5 केंद्र हैं, सेंट्रल नोएडा जोन में 11 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा संपादित होगी और ग्रेटर नोएडा जोन में 7 स्थानों पर, कुल 23 स्थानों पर ये नीट की परीक्षाएं संपादित होंगी। प्रत्येक केंद्र पर केंद्रवार ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया गया है। लखनऊ मंडल में 2 जोड़ी गाड़ियां हमारी जो है चल रही हैं, प्लान की गई हैं। इसमें गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, ये 2 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं और एक जोड़ी गाड़ी जो है कासगंज से रावतपुर और बैक टू कासगंज रावतपुर से, और एक गाड़ी हमारी जो है प्रयागराज रामबाग से गोरखपुर के लिए चलाई जा रही है। टोटल 7 गाड़ियां हम जो है चला रहे हैं। जाहिर है सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्तर पर कई ऐतिहासिक और कड़े कदम उठाए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी छात्रों, अभिभावकों और कुछ एक्सपर्ट्स के बीच कई गहरे संदेह बने हुए हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए को लेकर विश्वसनीयता का संकट है, तो उधर दोबारा परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र और उनके अभिभावक भी मानसिक तनाव में हैं। इन सब के बीच नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी बार प्रदर्शन किया। युवाओं ने थाली बजाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में गो प्रधान गो के नारे लगाए। नीट री एग्जाम को लेकर अभी भी सियासत तेज है। केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय बहुत गहन सावधानियों के साथ
इस परीक्षा का आयोजन करा रहा है। दिल्ली में दूर दराज से अलग अलग सेंटर्स पर माता पिता अपने बच्चों के साथ परीक्षा दिलाने जाएंगे। हम उन सबको शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए हर सेंटर पर 2-2.5 हजार स्क्वायर फीट की जगह में कूलिंग जोन्स बनाए गए हैं, ताकि माता पिता जो दूर दराज से बच्चों को लेकर आते हैं इस गर्मी के मौसम में सुविधापूर्वक वहां बैठ सकें। कुछ बच्चे दूर से आते हैं, कुछ समय से पहले आ जाएं तो वो उस कूलिंग जोन का लाभ उठाकर एक अविचलित मन से परीक्षा देने जाने पाए। More importantly, the responsibility lies on the NTA and on the central government. This is the first time I am seeing that they have deployed armed forces for conducting exams. So this shows the competence level of the government. बहुत हैरानी की बात है और शर्मनाक बात है कि आपने दोबारा एग्जाम दिया और उसके बाद भी इस तरह की भारी गलतियां, जिसमें आपने नागपुर के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर अबू धाबी कर दिया 2500 से ऊपर किलोमीटर दूर। दूसरी तरफ दिल्ली की रेखा सरकार दावा कर रही है कि नीट परीक्षा के मद्देनजर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए सेंटर्स पर खास इंतजाम किए गए हैं, जिनमें कूलिंग जोन बनाए गए हैं, जहां बैठने की व्यवस्था, पीने का ठंडा पानी, ORS और शिकंजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शासन प्रशासन की ये मुस्तैदी छात्रों के प्रति उनकी जवाबदेही तय करती है। अब बस सबको इंतजार है कि नीट री एग्जाम बिना किसी फेल्योर, लीक प्रूफ और बेहद ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न हो जाए। नीट का री एग्जामिनेशन होना है और दिल्ली में 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह जो है आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इस वक्त हम जो है पंडाला रोड के पास में स्थित ये CM श्री स्कूल के बाहर मौजूद है, जहां पर मॉक ड्रिल किया गया है। इसके अलावा CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है, ऑन टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा बायोमेट्रिक भी लगाया गया है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि कल का परीक्षा है और इस बार का एग्जामिनेशन कैसा होता है ये तो कल देखना होगा। कैमरा पर्सन सरद बारिक के साथ स्कंदरा मिश्रा, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। रविवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके लिए पूरा देश तैयार है। पूरी दुनिया को योग देने वाले भारत में इसकी तैयारी इस बार भी बड़े पैमाने पर है। आज योग से देश विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और इसके महत्व को समझने और इसका लाभ उठाने वालों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको दिखाते हैं इस बार प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस पर कहां पर होंगे और देश में कैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाएगा। योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और इसे दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में अपनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन इस बार पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 35,000 लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। इसके लिए कोलकाता के विशाल रेड रोड पर 35,000 प्रतिभागियों के लिए भव्य मंच और सजावट की गई है। इस वर्ष की मुख्य थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। आज जाति, धर्म, उम्र और देश के बंधन तोड़ योग की व्यापकता लगातार बढ़ती जा रही है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व तैयारी के तौर पर देश के कई स्थानों पर आयोजन किए गए हैं। दिल्ली में जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने रन फॉर योग और एक स्पेशल जुम्बा सेशन का आयोजन किया, वहीं जयपुर में राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट की कर्मियों के साथ योग किया। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित एक योग शिविर में हिस्सा लिया। तो वहीं मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर बीजेपी अल्पसंख्यक विंग की तरफ से योग कार्यक्रम के आयोजन में लोग बड़ी संख्या में भाग लेते दिखे। इसी तरह जम्मू कश्मीर के सनासर में रामबन DC मोहम्मद अलियास खान की अगुवाई में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व तैयारी के तौर पर एक भव्य मेगा योग सत्र का आयोजन किया गया। तो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष खड़गपुर में गीता पाठ और योग कार्यक्रम में शामिल हुए। तो देश में 200 से दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में हो रहा है, सारा देश में हो रहा है। बंगाल में सरकार इसको स्वीकृति नहीं दी थी तो लोगों ने सरकार को हटा दिया और आप खुशी से योगा का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री खुद नेतृत्व कर रहे हैं बंगाल के विकास में, तो योग भी उन्होंने दुनिया में प्रसारित किया है। राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व दिवस पर आज लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम में आप देख रहे हैं कि लखनऊ का विशाल जन समुदाय यहाँ इकट्ठा है और सब लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
देश को एक ऐसा संदेश देने का काम करें कि हर व्यक्ति योग करे और निरोगी रहे। योग करने से आत्मा और मन दोनों शुद्ध होते हैं और शरीर भी स्वस्थ बनता है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग योग को अपनी दैनिक दिनचर्या से जोड़ें। ये लखनऊ का केडी बाबू सिंह स्टेडियम है और कई हजार लोगों ने मिलकर यहाँ पर सामूहिक योग किया है। कल 21 जून को योग दिवस है और उसके पहले एक जुनून सा पूरे भारतवर्ष में है। जगह जगह स्कूलों में, गलियों में, सड़कों में, पार्कों में, संस्थानों में ये योग दिवस के रूप में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। दरअसल प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति और आध्यात्मिक विज्ञान है योग। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को आदि योगी यानी पहला योगी माना जाता है। 19वीं सदी के अंत में स्वामी विवेकानंद जैसे संतों और योग गुरुओं ने इसे विदेशों में पहुंचाया तो आधुनिक युग में पीएम मोदी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को पूरी दुनिया में मनाया गया। इस बार मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में होगा, लेकिन साथ ही हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा आयोजन किया गया है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर योग दिवस की पूर्व संध्या को एक भव्य 24 घंटे का काउंटडाउन इवेंट आयोजित किया गया। इसी वजह से यहाँ बड़े नेताओं और बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये हजारों वर्ष पुराना सांस्कृतिक गौरव अतीत समेटे हुए अमरावती से मैं सबसे कहूँगा, रोगियों के लिए योग चिकित्सा पद्धति है, योगियों के लिए साधना पद्धति है, सबके लिए योग एक जीवन पद्धति है। योग में जीवन हो सबका, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र, योग में विश्व हो, सब योग युक्त हो, रोग मुक्त हो, दोष मुक्त हो, दुख मुक्त हो। इसके लिए योग ही एकमात्र उपाय। और देश के प्रधानमंत्री जी योगी है, देश के हमारे देखो चंद्रबाबू नायडू जी भी योगी हैं, कर्म योगी हैं, बहुत उपयोगी हैं। भारत सरकार के ओर से जो 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस बनाते हैं दुनिया भर में, हैदराबाद में 21 जून का 24 आवर्स बिफोर 24 आवर्स काउंटडाउन के नाम पर लगातार 7 साल से हैदराबाद के प्रमुख लोग मिलकर ये इंटरनेशनल योगा दिवस 24 आवर्स का पहले ही हम बनाते हैं। आज भी हैदराबाद में परेड ग्राउंड्स में शानदार कार्यक्रम हुआ है। बहरहाल योग दिवस का बढ़ता प्रभाव न सिर्फ लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहा है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान कर रहा है। योग के बढ़ते प्रभावों में दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे कोर्ट में बढ़ते एआई के इस्तेमाल की। दरअसल अदालतों में एआई के इस्तेमाल से न्याय का चेहरा बदलने की उम्मीद जग तो गई, लेकिन अदालतों को इसके दुरुपयोग पर भी चिंता सताने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन भी जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। एआई का इस्तेमाल सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल न्यायपालिका में भी तेजी से हो रहा है। अदालतों में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ, दस्तावेजों का विशाल ढेर और तेजी से न्याय देने की चुनौती के बीच एआई को संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है। अदालतों को आधुनिक बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को अदालतों में एआई के इस्तेमाल के लिए ड्राफ्ट नियम 2026 जारी किया है, लेकिन इस ड्राफ्ट में भी कुछ कमियां हैं। एआई के इस्तेमाल के लिए कानून की जो परिधि है उसके दायरे में होना चाहिए। तो जो ड्राफ्ट है उसमें 3 बड़ी विसंगतियां हैं। पहला, ये नहीं लिखा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ये बनाया जा रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में बदलाव होंगे कि नहीं होंगे, पहला। दूसरा, इसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लागू किया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुके हैं कि हाई कोर्ट उनके सबऑर्डिनेट नहीं हैं और वहाँ पर अनुच्छेद 225 और 227 के तहत नियम होने चाहिए। तीसरा, इसमें डेटा सुरक्षा कानून का जिक्र है और दूसरी बातों का जिक्र है, लेकिन भारत में डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एआई को केवल सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन साथ में वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो बेसिक जो क्लरिकल कुछ चीज़ें हैं उसमें आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कॉजलेस प्रिपरेशन के लिए, जजमेंट के ट्रांसलेशन के लिए, प्रोसीडिंग्स के ट्रांसक्रिप्ट के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं जिनमें जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं होना है, इनमें एआई का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उसी ड्राफ्ट का ये भी कहना है, जैसे मान लीजिए कोई भी जजमेंट लिखने के लिए पूरी तरीके से एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
कोई भी ऐसा टॉपिक हो जहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल होना है, जहाँ पे एनालिसिस ऑफ एविडेंस होना है, वहाँ पे आप एआई को यूज़ नहीं कर सकते हो। दिक्कत यह है कि युवा वकील हर तरह के काम के लिए एआई की मदद लेने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस प्रवृत्ति को हर हाल में रोकना चाहता है। गलती क्या हो रही है कि युवा वकील को पूरा का पूरा ड्राफ्ट कॉपी कर रहे हैं और उसको अपना पिटीशन में लगा रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है। उस दौरान क्या गलती हो जाती है कि फेक साइटेशन भी आ जाती है, रियल साइटेशन का पता नहीं चलता है, और एआई 100% एक्यूरेट नहीं है, स्पेशली अभी लीगल मामलों में तो 100% अभी एक्यूरेट नहीं है। तो आप एआई का इस्तेमाल उतना कीजिए कि आपकी रिसर्च को वो हेल्प करे और अपना एफर्ट डालिए उसमें, और अपना दिमाग लगा के आप पिटीशन ड्राफ्ट कीजिए। मेक श्योर कि आपका जो भी साइटेशन आप साइट कर रहे हैं वो सही हो। एआई की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो अपने प्रशिक्षण डेटा पर निर्भर करता है। अगर डेटा में पूर्वाग्रह है तो एआई के नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि एआई न्यायिक विवेक, मानवीय संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों का विकल्प नहीं बन सकता है। गोपाल कृष्ण, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो फिलहाल कर्तव्य पथ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।